दो टेबल का डेटा फेच करना है तो किस तरह से हम लिंक क्यू का ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर। देखो दो चीज बनती है यहाँ पर। एक तो ये बनता है कि यहाँ पर हम लोग डेटा को ज्वाइन करके लिंक क्यू से ज्वाइन करें, और या तो फिर उसके लिए हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करें। दो हमारे पास टेक्निक होती है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो इसके लिए हम अभी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। सो दिस विद द और बस क्वेरीज मेंटेन करनी है हमें। क्वेरीज मेंटेन कर लेंगे तो चीजें हमारी अपने आप सही हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वो तीन हुए। एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, दूसरा एम्प्लॉय है, और तीसरा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इन टेबल में पहले हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय विथ डिपार्टमेंट नेम दिखाई देना चाहिए, दिखाना चाहिए। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों चीजें चाहिए, तो मैं लिंक क्यू का ज्वाइन इस्तेमाल करूंगा और उसे हैंडल करेगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ, उसे समझिएगा, हैंडल करिएगा, देखिएगा। लिंक क्यू को थोड़ा थोड़ा आपको करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि लिंक क्यू वगैरह एमपीसी के अंदर कहीं कहीं यूज होता है, क्योंकि एसक्यूएल को आप तो आपको पढ़ ली है, वो तो पता है। लिंक क्यू के थ्रू भी थोड़ी सी आप टेक्निक वही एसक्यूएल वाली क्वेरी चलाना सीखिए। जैसे तो अगर मैं यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे आप ट्यूटोरियल टीचर पे जाइए, ये साइट ठीक है लिंक क्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक क्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। लिंक क्यू क्या है, किस तरह से काम करता है। देखो लिंक क्यू जो होता है ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है। लिंक क्यू ऑब्जेक्ट कलेक्शन के साथ डील करता है, लिंक क्यू ADO.NET डेटा सेट के साथ डील करता है, लिंक क्यू XML डॉक्यूमेंट के साथ डील करता है, लिंक क्यू एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ भी डील करता है, लिंक क्यू SQL डेटाबेस से डील करता है, लिंक क्यू अदर डेटा सोर्सेज से डील करता है। मतलब लिंक क्यू इतनी सारी चीजों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और है क्या ये बेसिकली है एक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ठीक है, लिंक क्यू बोलते हैं लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी इज अ पावरफुल सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, पावरफुल सेट टेक्नोलॉजीज powerful set of technology based on the integration of query capabilities directly into the C# language. Fine. LinkQ query are the first class language construct in C#.NET. मतलब सिंपल से इतनी बात समझी जाए, LinkQ क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है जो बेसिकली C# में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है कि आप C# के थ्रू अपने आप जो भी डेटाबेस या अलग अलग जो रिसोर्सेस होते हैं उनसे डील कर सकते हो। मतलब डेटा ले सकते हो, डेटा दे सकते हो, डेटा कम्युनिकेट कर सकते हो। इस तरह के जो भी सेटअप ऑपरेशंस है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। चाहे डेटा कम्युनिकेशन जो भी होता है आप कर सकते हो, जिसमें आप लिंक क्यू को ऑब्जेक्ट से, लिंक क्यू को SQL से, लिंक क्यू को XML से, इन सब चीजों से डील कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, तो एग्जैक्टली कंसेप्ट इसका यही है। देखो ऑब्जेक्ट है, लिंक क्यू है, लिंक क्यू क्या कर रहा है, डेटा से डील कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। जैसे यहाँ पर मान लो एक लिस्ट लिया, अब लिस्ट से आपको डेटा फेच करना होता है, तो आप यहाँ पर लिंक क्यू लगा दीजिए। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपकी क्वेरी को फेच करके दे देगा। जैसे फ्रॉम, देखो सिंपल इसका तो फ्रॉम आपका ऑब्जेक्ट, आपका टेम्परेरी वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, वेयर यू कैन पास द कंडीशन, जैसे वेयर क्लॉज पास करते हैं ये, और उसके बाद सेलेक्ट क्या करना है, यू कैन गिव दिस। ठीक है, इस तरह से इसमें दे सकते हैं, उसके बाद अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंक क्यू में वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। लिंक क्यू API, लिंक क्यू मेथड, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड क्वेरी जैसे वेयर, ऑफ टाइप, ऑर्डर बाई, देन, ग्रुप बाई, लुकअप, ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन, सेलेक्ट, ऑल, एनी, कंटेन्स, ये सब जो आप SQL के अंदर पढ़े थे वही सारी चीज इसके अंदर भी आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि लिंक डील कैसे करता है, क्योंकि हम ज्वाइन समझने जा रहे हैं अभी, मैं ज्वाइन को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन को कैसे यूज करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेथड उसके दिए गए हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास जैसे मान लो दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट ये है स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग str list 1, str list 2। अब इसमें से दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, तो str ज्वाइन, आई मीन लिस्ट 1 ज्वाइन, और उसके बाद लिस्ट 2, और उसके बाद अपना यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन पास करके आप डेटा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
या लिंक व्यू में भी आपको ये तो एक सिंपल ज्वाइन है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे ज्वाइन फंक्शन के साथ भी काम कर सकते हैं, या प्रॉपर लिंक व्यू का जो ट्रेडिशनल ज्वाइन है उसे भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ज्वाइन हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, उसका मैं नीचे सिंटैक्स आपको बताता हूँ। ये होता है फ्रॉम टेम्परेरी वेरिएबल इन आउटर सीक्वेंस ज्वाइन, फिर आपके पास टेम्परेरी वेरिएबल इन इनर सीक्वेंस, ठीक है, ऑन आउटर इक्वल एंड व्हाटएवर द योर कंडीशन एंड सेलेक्ट द रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके पास एक लिस्ट है स्टूडेंट की, ठीक है, जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए यानी कि कुछ लिस्ट है, एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब दोनों को ज्वाइन करना है इसमें फॉरेन की क्या है, स्टूडेंट आईडी जो रेफरेंस में गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ज्वाइन करना है फ्रॉम एस इन स्टूडेंट लिस्ट ज्वाइन एस टी इन स्टैंडर्ड लिस्ट, उसके बाद ऑन मतलब यहाँ पर हो गया कंडीशन ऑन स्टैंडर्ड आईडी इक्वल टू एस टी डॉट स्टैंडर्ड आईडी, ठीक है। ये आपका हो गया क्या यहाँ पे क्लॉज या कंडीशन, ठीक है। एंड सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट वर्ड, जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हो। दैट्स वेरी फाइन, ठीक है। और इस तरह से आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, सी शार्प के, वीबी के, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, तो आप इन्हें अपने हिसाब से समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यही सीखेंगे थोड़ा सा इसमें लिंक व्यू को कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। हालांकि अभी आपको जो मैंने क्वेरी बताई है इनिशियल टाइम में, ये जो क्वेरीज आपने सीखी यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर, ये जो क्वेरीज आपने लगाई, ये सभी लिंक व्यू क्वेरी ही है। जैसे आपने यहाँ पर लगाया कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड आपको फेच करना है, या एम्प्लॉय लिस्ट फेच करनी है ना, या डिपार्टमेंट है, जो भी रिकॉर्ड आप फेच कर रहे हो, जो कर रहे हो यहाँ पर, ये सब आप लिंक व्यू यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब कुछ क्या है, लिंक व्यू, एवरीथिंग इज अ लिंक व्यू। तो लिंक व्यू यूज करिए। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोगों को गिटहब यूज करना आता है या किसी गिटहब यूज करना नहीं आता है? सर गिटहब थोड़ा बहुत आता है क्या? गिटहब यूज किया है इससे पहले कभी? अगर मैं बोलूं कि आपको प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे पुश करना है, वहां रखना है, कैसे रखोगे, पता है? ये देखो, ये चीज अभी सीख लो और गिटहब पे सब लोग अपनी अपनी रिपोजिटरी बना लो, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास वो सारे प्रोजेक्ट गिटहब पे रखा करो। जो भी बनाओ ना उसको गिटहब पे रखा करो और वहीं से कोड अपना शेयर किया करो। मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ कैसे ये चीज हैंडल होती है, ठीक है। देखो सिंपल चीज है, आपको जाना है कहाँ पर, गिटहब पे जाना है, यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। गिटहब पे जाइए और यहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए। अपना जो भी जीमेल आईडी होगा ना उसी से आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। क्या करिएगा, साइन इन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिएगा, साइन अप करके साइन इन कर लीजिए। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपका एक बन जाएगा इसके अंदर रिपोजिटरी। जब साइन अप कर लेंगे, साइन इन करेंगे तो उसमें आपको रिपोजिटरी बनाने का चार्ज मिलता है। उसका यूजर नेम बनेगा, पासवर्ड बन जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड आप यूज करेंगे तो जैसे अभी के टर्म पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर तो नहीं यार, इसमें मेरा भी सेव, फिर मैं देखता हूँ चलता क्या है। पासवर्ड याद रखना थोड़ा टफ होता है इसका, मैं भूल भी गया हूँ। फिलहाल मेरा तो लॉगिन है। जब आप लॉगिन कर लेंगे इसको, तो इसका जो यूजर नेम पासवर्ड बनेगा ना, अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आइएगा और आप क्या करिएगा, गिट का देखोगे एक मेनू होता है यहाँ पे, ठीक है। इस मेनू पे जाइए और क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप सेटिंग में जाके सेटिंग में जाइएगा और अपना जो क्रेडेंशियल होता है, यूजर नेम और आपका ईमेल आईडी, ठीक है, ये वहाँ पे क्या कर देना है, पास कर देना वहाँ पे यूजर नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। सो वंस ये पास कर दोगे आप वहाँ पे रिपोजिटरी में, तो आपका फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे गिट पे कमिट पुश करना होता है, ठीक है। तो गिट पे पुश कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको गिट पे जाना है और क्रिएट गिट रिपोजिटरी करना होगा। ये आपके सर्वर पे क्या करेगा, गिट का रिपोजिटरी बना देगा। सो देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा वो जो यूजर नेम था उसको अपने आप यहाँ पे आ गया, ऑनर भी आ गया, और यहाँ पर रिपोजिटरी का नेम आपको क्या बनेगा, देखो इन्वेंटरी ऐप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्रिएट एंड पुश कर दूंगा
ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा जो होगा गिटहब पे चला जाएगा, और वहां से कोई भी इस प्रोजेक्ट को या जिसको भी मैं अलाउड करूंगा, जैसे देखो दो तरह की रिपोजिटरी बनती है, एक प्राइवेट बनती है, एक पब्लिक बनती है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट पे चेक करके रखूंगा तो ये प्राइवेट बनेगा, जो केवल मुझे दिखाई देगी, मैं ही अपने अकाउंट से देख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसे पब्लिक बनाना है या सबको एक्सेस देना है तो मैं इसको क्या करूंगा, प्राइवेट से हटा दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। प्राइवेट अनचेक करने के बाद इस रिपोजिटरी का डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी चाहे तो यूज कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट कुछ करता हूँ पब्लिक इसको, और देखना ये सब लोगों को आप मेरे यहाँ से पूरा कोड जो होगा गिट पे चला जाएगा, और वहां से कोई भी इस कोड को उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है अपने काम के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जैसे आप गिट पे जाके प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं तो लोग ऐसे पुश करके रखते हैं वहां पर, तभी आप जाके डाउनलोड कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये चीजें आपको वहां पर रखनी पड़ती। देखो ये सारा कुछ हो रहा है अभी, यहाँ पे प्रोसेस करेगा, ये टाइम लेता है। ठीक है, देखो सिंपल है यहाँ पे। अब आपको कमिट का यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा इसे। इसने मैंने सब कुछ कर लिया बैकग्राउंड में, कमिट करते हैं। मान लो हमने कहा अपडेट प्रोजेक्ट, और कमिट करो आप इसको, और यहाँ से पुश कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर देते हैं, तो भी कमिट नहीं करते, चेंजेस तो कुछ किया नहीं, डायरेक्ट पुश कर देते हैं। तो पुश हो गया। अब मैं अगर देखूं जाकर यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट मेरा आ गया होगा यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे देखता हूँ जाके कोड पे, तो मेरा कोड यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए सारा सारा। देखो यहाँ पर फुल प्रोजेक्ट में आ गया, पूरा प्रोजेक्ट आ गया ना इन्वेंटरी ऐप यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एवरीथिंग, आपको कोड सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ हमने बनाई है वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सो कोई भी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज कर सकता है, चला सकता है, या कुछ भी कर सकता है। मेरे कंट्रोलर वगैरह देखो सब कुछ यहाँ पर आ गया। तो इसको यूज करना आप लोग सीखो, गिट को यूज करना सीखो। गिट से आपका काम बहुत आसान होता है। इंडस्ट्री लेवल पे गिट का इस्तेमाल भी होता है। आगे चल के आप लोग जब कभी इंडस्ट्री में वर्क इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं आप, तो गिट पे भी सारा काम होता है। इसका HTTP URL ये है, जहाँ से कोई भी कोड अगर मैं चाहूँ कि ये किसी को शेयर करना है तो मैं ये दे दूंगा ये URL, तो इस URL से कोई भी मेरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड मार सकता है। ये वो HTTP URL है जिसको कोई भी यूज करके अपना मेरा कोड जो होता है वो गिट से उठा सकता है। भी चाहो तो इसको ले सकते हो। ठीक है, तो अगर जरूरत है कोड उठाना है, कोड देखना है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इस URL को हिट करिएगा, प्रोजेक्ट डाउनलोड मिल जाएगा। और जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, चेंज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट को पुश कर दूंगा, तो आपका इस कोड में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अपडेट होने से फायदा ये रहेगा कि आपको जब भी जो चाहिए आप यहाँ से ले लिखा लेगा। ये आप लोग करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको करना ही। फिलहाल आते हैं अपने काम पे, तो चलते हैं, एक काम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मेरे पास क्लोज ऑल टाइप कर देते हैं। ठीक है, क्लोज ऑल टाइप करते हैं और इधर चलते हैं, और सिंपली क्या करते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रोलर हमने बनाया था। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट दिखाई देते हैं, मतलब एम्प्लॉइज के अंदर हमने यहाँ पर इंडेक्स ये दिखाया। तो इसमें देखो हमने अभी जो दिखाया है वो केवल क्या दिखाया है, एम्प्लॉई का ID, नेम, ईमेल एड्रेस और एक्शन, जो भी किया था हमने इतने किया था। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसमें ये चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अपना जो एम्प्लॉई के साथ उसका जो डिपार्टमेंट का नेम है वो भी दिखना चाहिए। एम्प्लॉई के साथ डिपार्टमेंट का जो नेम है वो भी दिखना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई के साथ डिपार्टमेंट नेम को भी इसमें क्या करेंगे, दिखाएं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग टेबल हैं एम्प्लॉइज के अंदर। अभी तो आपने सिंपल क्वेरी लगा कर डेटा फिश कर लिया था, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ज्वाइन। ठीक है, तो मैं ज्वाइन लगाऊंगा, ज्वाइन के साथ एक क्वेरी चलाऊंगा। तो इसे कैसे करना है, चलो देखते हैं इसको। इस पे थोड़ा सा हम टाइप करेंगे कि ये चीज रिकॉर्डिंग की परमिशन देना, रिकॉर्डिंग
ठीक, देखो अब एक चीज मैं आपको और इसमें नई इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि जब हम लोग इसमें ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन लगा के डेटा फिच करेंगे, उसके साथ हमें जो दो टेबल का डेटा हम लोग कभी भी कंबाइंड करते हैं या दो से अधिक टेबल का डेटा कंबाइंड या ज्वाइन करते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा एक नया रिजल्ट सेट बनता है कि जब दो टेबल का, मान लो एक टेबल से आपने 5 कॉलम उठाया, दूसरे टेबल से 4 कॉलम उठाया, तो दोनों टेबल के कॉलम मिलकर 9 कॉलम बन गए, ठीक है, और 9 कॉलम का एक नया टेबल बन गया। तो हमें जब एमवीसी के अंदर हैंडल करना होता है तो उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उस मॉडल का नाम रखते हैं हम लोग व्यू मॉडल। क्या बोलेंगे? व्यू मॉडल। व्यू मॉडल का मतलब होता है कि जो व्यू के लिए यानी यूजर को दिखाने के लिए जो केवल मॉडल बनाया जाता है, ऐसे मॉडल को व्यू मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे, उसके लिए बनाते हैं और देखते हैं। तो सिंपल क्वेरी कैसे लिखनी है आइए देख लेते हैं। सिंपल फ्रॉम, हमने यहाँ पर कहा फ्रॉम, मान लो एम्प्लॉई इन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन डीबी, इट्स नॉट फ्रॉम एम्प्लॉई इन एप्लीकेशन डीबी डॉट, यू नीड टू बी एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉई आपने लिया, फिर उसके बाद आपने कहा ज्वाइन, लगाया आपने क्या, ज्वाइन, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहा डी इन एप्लीकेशन डीबी डॉट, यू नो, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट। सो यू नो, सबसे पहले मुझे चाहिए तो डिपार्टमेंट, पहले मैं डी लूंगा क्योंकि डिपार्टमेंट पहले रखना है, एम्प्लॉई बाद में, डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पर आपने कहा ई, ठीक है, लगा दिया आपने, और उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे ऑन लगाया, और आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी, ऑन डी डॉट आई डी इक्वल टू, सॉरी इक्वल लिखना होगा यहाँ पर, ऑपरेटर ये आपका होगा यहाँ पे लिंक यू का, इक्वल ई डॉट डिपार्टमेंट डॉट, यू नो, आई डी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट आईडी प्लस एम्प्लॉई टेबल का डिपार्टमेंट आईडी जिसका जिसका मैच करेगा उसी का डेटा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेरी लिखी है और इसमें आपने लिखना होता है फिर लास्ट में सेलेक्ट। सो सेलेक्ट करना है किस फॉर्म में, यू नो, सेलेक्ट करना है मुझे किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर पहले मॉडल, ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ सिंपल ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें आपका, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल देना पड़ेगा, बिकॉज बिना मॉडल के ये किस फॉर्म में सेलेक्ट करें इसे नहीं पता है, ठीक है। ये सेलेक्ट अगर करता भी मान लो तो किस फॉर्म में सेलेक्ट करेगा इसे पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले मॉडल चाहिए, क्योंकि अब ये दो टेबल का जब ज्वाइन करेगा डेटा तो कहाँ स्टोर करेगा, ज्वाइन करेगा, उसके लिए आपको एक मॉडल चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम वो रिकॉर्ड फेच करने के लिए एक मॉडल बना लेंगे जो क्या करेगा, दोनों टेबल के डेटा को क्या करने वाला है, मर्ज करेगा। सबसे पहले हम एक व्यू मॉडल बनाने वाले हैं, तो लेट मी डू दिस व्यू मॉडल। आप एप्लीकेशन पे कहीं भी क्लिक कर लो, एक फोल्डर बना दो उसके लिए अलग से, चाहे तो राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, व्यू मॉडल, एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इस व्यू मॉडल को मैं राइट क्लिक करके इसमें एक क्लास बनाऊंगा कि मेरा मॉडल बनाऊंगा, राइट क्लिक, ऐड क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो वैसे हो, बट मैं मॉडल के हिसाब से दूंगा। मैंने कहा यहाँ पर एम्प्लॉई व्यू मॉडल, ठीक है, एम्प्लॉई व्यू मॉडल नाम का मैंने मॉडल। इसमें क्या क्या डेटा आपको रखना है, बस उसके हिसाब से आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी रखनी है। मुझे जो दिखाना है इसमें, एक तो एम्प्लॉई का डेटा पूरा चाहिए, मैं एम्प्लॉई वाली जितनी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर वो उठा लूंगा, ठीक है, ये मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या रहेगा, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा एम्प्लॉइज हो गया, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का आपको क्या चाहिए वापस, स्क्रिप्ट चाहिए, आई मीन डिस्क्रिप्शन चाहिए। सो टेक द डिस्क्रिप्शन, तो डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें आपका डिपार्टमेंट टेबल से आएगा और ये 4 चीजें बाकी एम्प्लॉई टेबल से रहेंगी, ठीक है। 6 आपकी प्रॉपर्टी बन गई इसकी।
सिंपली आप क्या करिए, इस व्यू मॉडल को आप यहाँ पर अपना select the new this one, okay, and just create the object like this, और इसका नेम स्पेस ऐड कर लेना क्योंकि फोल्डर बना हुआ है ना, तो नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस ऐड करने का तरीका आपको पता ही है, कंट्रोल डॉट करके रिजॉल्व कर दीजिए या फिर वहाँ जाकर यूजिंग अपना करके ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ कंट्रोल डॉट करके रिजॉल्व कर देता हूँ, नेम स्पेस ऐड हो गया यहाँ पर इन्वेंटरी ऐप डॉट व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसमें क्या सेट करना है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करने वाला हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी आएगा, तो आईडी में क्या कौन सा आईडी आना है, आईडी इम्प्लॉय की होगी तो ई डॉट आई डी, इसमें से जो डाटा आपको सेट करना है आप सेट कर दो। नेम आइए, नेम ई डॉट, ठीक है। ईमेल इक्वल टू ई डॉट, एड्रेस इक्वल ई डॉट एड्रेस, अगेन डिपार्टमेंट इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इक्वल डी डॉट डिस्क्रिप्शन, फाइनली एवरीथिंग गॉट इनटू द लिस्ट फॉर्मेट। सो सिंपली डॉट आप यूज करेंगे यहाँ पे टू लिस्ट, सो एवरीथिंग इज फाइन। डेटा तो आपने फेच कर लिया, बट यहाँ पर चूंकि अभी देखो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो डेटा मिलने वाला है वो आई क्वेरेबल रहेगा, ठीक है। तो आई क्वेरेबल होने का मतलब यह है कि वो क्वेरी से फेच करके लाएगा बट वो सिंगल रिकॉर्ड लेके आएगा, बट यू नीड टू बी अ लिस्ट ना। तो न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय होगी तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, भैया ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दो इसको, ये क्या करेगा उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर ये लिस्ट में करता है तो मैं यहाँ पे लिस्ट में करेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ इसको, लिस्ट में रहेगा या इसमें चल जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अभी मैं डिबग करके दिखाऊंगा आपको कि डेटा किस फॉर्म में आ रहा है और उसको फिर आपको व्यू पे बाइंड कराना, ठीक है। अब इस डेटा को अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो अभी के लिए मैं कुछ करूंगा नहीं, यहाँ चलेंगे और यहाँ पर अब इस मॉडल की बजाय क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लॉय व्यू मॉडल का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि अब डेटा यहाँ से आ रहा है ना इम्प्लॉय व्यू मॉडल से। तो आपको क्या करना है, ऐप मॉडल इम्प्लॉय, ये रेफरेंस देना होगा। मॉडल में लूप ऐसे चलेगा, कॉलम आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट अबाउट, टेबल क्लास ऐड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर दो कॉलम और दिखा दो, पीडी के अंदर डिपार्टमेंट भी आ गया यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट और तो कॉलम अपने आप देखने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना तो सही था, आपने सारा कुछ कर लिया है। अब एक बार डिबगर चलाओ और देखो कि डेटा कैसे फेच करके ये आपको किस फॉर्म में दे रहा है, और आपके लिए वो डेटा आपके व्यू पे सही जा रहा है। दो ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, एक यहाँ और एक यहाँ, दो ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और इससे हम रन करा के देखेंगे। अभी आपने केवल दो टेबल पे ट्राई किया है, कल को आप इसे तीन टेबल पे या अनदर टेबल पे भी ट्राई कर सकते, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर चॉइस आप कर सकते हो। आप अभी हम लोग दो टेबल पे करेंगे, धीरे धीरे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तीन टेबल पे,
4 टेबल पे, 5 टेबल पे, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन वाइन आपके इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप लिंक क्यू के साथ काम करते हैं तो ज्वाइन का यूज उसमें खूब होता है। और अगर आप स्टोर प्रोसीजर से काम करेंगे, एसक्यूएल से काम करेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोसीजर के अंदर ही ज्वाइन वाइन सारा लगा के काम करना। सर बेस्ट वे कौन सा है, लिंक क्यू के थ्रू या एसक्यूएल प्रोसीजर के थ्रू? और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो तरीका है वो आपका एसक्यूएल के थ्रू होता है, बड़े प्रोसीजर बना के बड़े ट्रेडिशनल। प्रोजेक्ट लेवल पे भी सर हम वही यूज करेंगे? हाँ, बड़े प्रोजेक्ट में हमेशा ट्रेडिशनल तरीका यूज किया जाता है। बाकी जो प्रोजेक्ट मिड लेवल के होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट हैं, उसमें ये चलता है। देखो लिंक्यू के साथ एक प्रॉब्लम है जो स्टिल अभी भी है, वो ये है परफॉर्मेंस की। लिंक्यू में ना, जब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो परफॉर्मेंस इशू आने लगता है, स्लो हो जाती है क्वेरी। ओके सर। जबकि प्रोसेसर वगैरह से अगर आप काम करते हैं तो प्रॉपर आप ऑप्टिमाइज होता है और आपका पूरा कंट्रोल्ड होता है, वो ज़्यादा सही तरीका माना जाता है। मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे चल रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, डिबगर पे मेरे लेके जाएगा, ये ब्रेक पॉइंट देखो यहाँ लेके आ गया मुझे ये, ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल F10 यानी F10 में प्रेस करता हूँ, ये मुझे लेके आएगा नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे आ गया यहाँ पर। और देखिए डाटा किस फॉर्म में मिला, आपको क्या डाटा मिला। चेक द डाटा फर्स्ट। यहाँ पर आपके पास डाटा जो है वो आपके पास आई वेरिएबल फॉर्म में डाटा आया है। रिजल्ट व्यू देखें इसका, तो रिजल्ट में देखा जाए तो क्या डाटा आया है ये आपको यहाँ पर चलना चाहिए। रिजल्ट व्यू केवल मिला आपको, यहाँ पर आपके पास डेटा नहीं मिला। मतलब उसने क्वेरी सॉल्व करके तो दे दिया आपको, बट एग्जैक्टली डेटा नहीं दिया, रिजल्ट सेट इसने नहीं दिया हुआ है, केवल आपको क्वेरी दे दिया है। तो इस केस में आपको अपना डेटा पार्स करना पड़ेगा लिस्ट में। ऐसे ये डेटा नहीं देगा, अच्छा डेटा तो दे ही दिया इसने, तो इसने रन टाइम रिजॉल्व करके दे दिया, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, पार्सिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ी, और आपका यहाँ पे डाटा जो था वो रिजल्ट सेट ज्वाइन करके दे दिया डिपार्टमेंट विथ डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट का था उसी के साथ मैच हुआ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एवरीथिंग परफेक्ट, आपको परफेक्ट मैचिंग डाटा ये दिखा रहा है, परफेक्ट एकदम मैचिंग। तो एक तो देखो ये कंसर्न हो गया।
हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? रिकॉर्डिंग परमिशन मिल गई सबको? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो बात कर रहे थे यहाँ पर डेटा ज्वाइन तो हमने देखो कर लिया, और ज्वाइन करके हमने देख भी लिया, इसका डेटा फैच हो गया हमारे पास ज्वाइन करके। Recording in अगर देखा जाए progress. अभी मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ पर जो भी लगा हुआ है ये ब्रेक पॉइंट में हटा देता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली डेटा तो आपने ज्वाइन करके फेच कर लिया, सही है। ज्वाइन लगाना आपको समझ में आ गया कैसे लगाते हैं। अब इसमें एक चीज और हमें समझनी थी, वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि अगर मान लो अभी मैंने दो टेबल ज्वाइन किए हैं, ठीक है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट था, दूसरा क्या था, एम्प्लॉय था। अब मुझे मान लो इसके साथ प्रोजेक्ट की डिटेल भी ऐड करनी है, यानी प्रोजेक्ट का भी इंफॉर्मेशन जो है इसके साथ चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट नाम भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे किया जाए? अगर मुझे इसके साथ प्रोजेक्ट नेम भी चाहिए तो कैसे? फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन, ठीक है, बी इन बट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो भी जाता है प्रोजेक्ट्स, फिर यहाँ ऑन लगाएंगे। अब किसका किससे रिलेशन तीसरे टेबल में है, एम्प्लॉय का है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पी डॉट ऑन पी प्रोजेक्ट्स आपने ऐड कर दिया, पी इन प्रोजेक्ट्स ज्वाइन किया आपने, ये तो ठीक था आपका, ओके। फिर आपने लिखा ऑन ई डॉट, अभी ई का एम्प्लॉय मतलब ई डॉट मतलब एम्प्लॉय आईडी इक्वल पी डॉट प्राइस डॉट आईडी, प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी जो जिसको असाइन हुआ है उसका डेटा चाहिए मेरे को, ठीक है, उसके साथ भी ज्वाइन कर लेगा। तो ये तो ज्वाइन हो गया, इसके साथ भी हैंग कर गया ये। अब मैं व्यू मॉडल के अंदर इसके लिए भी प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट की कौन कौन से आपको प्रॉपर्टी चाहिए तब उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाएंगे, प्रोजेक्ट वाला जो मॉडल अपना होगा इसे उठा लेना है, इसमें से आपको प्रोजेक्ट का क्या चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, जो भी चाहिए आपको आप सारा उठा लो और इस व्यू मॉडल के अंदर लाकर रैप कर डाल दो। ठीक है, तो टाइटल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है ये, इसको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चल के वापस इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल इक्वल टू पी डॉट टाइटल, ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू पी डॉट डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट इक्वल टू पी डॉट स्टार्ट डेट, एंड डेट इक्वल टू पी डॉट एंड डेट। ये सारी चीज आपको ऐसे देनी है। ठीक है, सो लेट मी रिफ्रेश एंड अगेन इसको दोबारा चलाते हैं और देखते हैं। अच्छा, अभी हमने ये काम अभी यहाँ पे नहीं किया हुआ है, और वो है व्यू के अंदर दिखाया नहीं, व्यू के अंदर वो भी दिखा देते हैं, प्रोजेक्ट का भी। दो चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, साइंड प्रोजेक्ट एक, और दूसरा अबाउट प्रोजेक्ट। उससे पहले ये पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं, अबाउट प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट भी दिखाना है, डेट दिखाना है, वो भी दिखा लो, जो जो दिखाना है आप अपने हिसाब से दिखा लें। तो मैंने तीन प्रोजेक्ट यहाँ पर, तीन कॉलम ऐड किए हैं, और तीन कॉलम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वीकली। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल, फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर कॉलम भी इसके साथ दिखा दिया। इस तरह से आपने यहाँ पे तीन टेबल का ज्वाइन लगाया है और आपने लगा उसको
अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, एम्प्लॉय का डिटेल और उसके साथ उसके प्रोजेक्ट की भी डिटेल। ठीक है, तो अब देखोगे पूरा डेटा आपको परफेक्ट ये ज्वाइन करके तीनों टेबल का डेटा ज्वाइन करके आपको यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, ये तो सही है, 3 टेबल का कर लो, 4 टेबल का कर लो, 5 का कर लो, डजंट मैटर कितने टेबल का करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी आपने जो ज्वाइन किया है इसमें कौन सा ज्वाइन अप्लाई हुआ है, कौन बताएगा मुझे? जैसे ज्वाइन आपके पास होता नहीं है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर अगर वगैरह ज्वाइन होते हैं, कौन सा ज्वाइन इसमें अप्लाई हुआ है? डेटा देख के रिजल्ट बताइए कौन सा ज्वाइन इसमें लगा हुआ है। सर इनर ज्वाइन। हाँ, इनर ज्वाइन, बिल्कुल इनर ज्वाइन लगा हुआ है, क्योंकि आपने देखा इससे पहले आपके पास 5 से 6 रिकॉर्ड आ रहे थे, और जैसे आपने इस टेबल का भी, प्रोजेक्ट टेबल का भी ज्वाइन किया, आपके 3 रिकॉर्ड केवल आ रहे हैं। इसका मतलब केवल रिकॉर्ड वही आ रहे हैं जो केवल आपके रिकॉर्ड क्या हैं, मैचिंग है। जो रिकॉर्ड सभी टेबल के अंदर परफेक्टली मैच कर रहे हैं केवल वही डेटा आ रहा है, जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है वो डेटा आपका नहीं आ रहा है ना। तो ये परफेक्ट है, मतलब ये आपका सही है। इसी तरह से आपका प्रोसेस यहाँ पे चलेगा ये। ठीक है, बाकी अगर आपको इसे किसी भी आउटर ज्वाइन या किसी अदर टाइप के ज्वाइन में कन्वर्ट करना है, यह है वेरी सिंपल टेक्निक, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो होता नहीं है। फिर आप यहाँ पे कुछ वेयर क्लॉजेस लगा करके, ठीक है, कुछ वेयर क्लॉजेस लगाकर अप्लीकेबल इसे बना सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए भी होंगे, सो आई थिंक यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सेलेक्टर्स इसने दे रखा हुआ है कि आप ऐसे लगा लो, ये तरीका कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल एनी जैसे ऑपरेटर मिल जाते हैं, जिससे हम लोग यूज़ करके अपने ज्वाइन के टाइम, मतलब बेसिकली अपनी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर ये मैच करता है, नहीं मैच करता है या कैसे है, तो उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसमें कोई ऑप्शंस है क्या, हम लोग, क्योंकि ये एसक्यूएल तो है नहीं, तो ज्वाइन का यहाँ पे टेक्निक में समझना पड़ता है कि हम अगर हमें इस तरह का कुछ कंडीशन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। ये तो ग्रुप ज्वाइन है, इसमें तो है नहीं ये। तो इसे दिया नहीं है, मैं एक बार अभी आपको यहाँ से देखते हैं। तो लिंक यू ज्वाइन लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली तो फ्रॉम सिंक कैटेगरी ज्वाइन पीटी, ठीक है, प्रोटी इक्वल टू ऑन, ठीक है, इसमें लगा दिया ऑन सी डॉट कैटेगरी इक्वल पी डॉट कैटेगरी इनटू पीएस ज्वाइन टेबल। ठीक है, फ्रॉम पी इन, ठीक है, पीएस ज्वाइन टेबल फ्रॉम डिफॉल्ट टेबल। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूँ, वेयर पी डॉट एम्प्लॉइज डॉट आईडी वेयर पी डॉट अपडेट्स मारने पड़ेंगे तभी ये चल पाएगा। समथिंग ठीक है,
ये तो सही है, ऑन इनटू बोथ, बोथ कर लिया मैंने, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसने कहा ज्वाइन कर दो, फ्रॉम बी, बी इन बोथ, कर दिया मैंने इसको, सिंटैक्स थोड़ा सा है, डॉट डिफॉल्ट इम्प्टी डिफॉल्ट, सिंटैक्स। चलो ठीक है, मैंने अभी डिफॉल्ट इम्प्टी लगाने का प्रयास किया है, इसको एक बार चला के देखते हैं क्या कर। अभी ये बिल्ड में कुछ एरर दे रहा है, देखता हूँ क्या एरर है। पी, अच्छा पी कहाँ चला गया हमारा, पी, पी का भी पी से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द बी नॉट पी, क्योंकि उसका एलियास बन गया है। और एम्प्लॉय लिस्ट पे चलते हैं वापस, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट है, यहाँ पर आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन काम कर गया है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो आपके लेफ्ट टेबल यानी कि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा आ रहा है इधर पे, ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, और प्रोजेक्ट टेबल का डेटा केवल वही, प्रोजेक्ट टेबल का डेटा केवल वही आ रहा है जो इसमें मैच कर रहा है, जो नहीं आ रहा है उसका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान लो अगर ये नल आता है प्रोजेक्ट का टाइटल, तो कुछ मैसेज देना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं अपने हिसाब से, कि जैसे कोई चीज़ नल आता है तो हम यहाँ पर नल क्या करेंगे, यहाँ पर कि भाई अगर मान लो ये नल आ रहा है, तो नल अगर आ रहा है तो कोई मैसेज दे सकते हैं, वो चीज़ हम लोग हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर इक्वल टू, अगर ये नल आ गया मान लो, तो ऐसे दे देना मैसेज, क्या दे देना है यहाँ पर, नो प्रोजेक्ट असाइन, कुछ इस तरह से। एल्स, एल्स में तो अपना ये खुद ही रहेगा, अगर नल आ गया तो ये आएगा, ठीक है, मैं ये मैसेज आ जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो बी डॉट तो भी रहेगा वही आएगा, ठीक है, इस तरह से चलेगा। सिमिलरली सबके लिए मैं यही चीज कर सकता हूँ, और मैं इधर इधर कुछ चेंज करता हूँ, अगर ये मान लो नल है, मैसेज मेरे हिसाब से चेंज कर देना है, यहाँ पर है नल है तो क्या आएगा, नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं होगा तो बी डॉट डिस्क्रिप्शन ये साइन। स्टार्ट डेट में भी सेम केस रहेगा, अगर आपका ये नल आ रहा है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है, और एल्स में बी डॉट, इस तरह से थोड़ा सा ये रीडेबल हो जाएगा, मैसेज आपका रीडेबल लगेगा। किसी को दिक्कत हो पूछ लेगा बीच में, मैं कोड रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ज्वाइंस वगैरह काम की चीज है। प्रोजेक्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज यूज होता है तो यही होता है, ज्वाइन।
देखो यहाँ पर मेरा मैसेज मुझे थोड़ा सा मीनिंगफुल मिलेगा। देखो जिनका प्रोजेक्ट असाइन नहीं वहां पर ये दे रहा नो प्रोजेक्ट असाइंड, और इनका जो भी है अबाउट ये सब चीजें एन ए करके आ गया। ठीक है, तो थोड़ा से रीडेबल, मैनेजेबल और थोड़ा सा सही लग रहा होगा आपको कि हाँ चीज थोड़ी समझ में आ रही है कि क्या मैसेज है। ब्लैंक मैसेज नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ज्वाइन का सेशन होता है। किस तरह से आप लिंक क्यू का इस्तेमाल करेंगे और ज्वाइंस लिखेंगे। सर कंप्लीट इसमें ज्वाइन। तो बहुत मुश्किल है, लिंक क्यू से क्वेरी लिखना बहुत मुश्किल है सर। लिंक क्यू क्वेरी मुश्किल जरूर होती है लेकिन इजी भी है। मुश्किल केवल ज्वाइन होता है, बाकी सिंपल क्वेरी तो कितनी आसान है। अभी देखो सिंपल क्वेरी कितनी आसान थी, ये इधर वाली क्वेरी कितनी आसान थी। ये जो आपने सिंगल डिफॉल्ट फेच किया ये तो सिंपल सी क्वेरी है ना, भी पड़ जाएगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लिंक क्यू का ज्वाइन वगैरह थोड़ा सा होता है, लेकिन ये भी जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये भी बहुत आसान लगने लगेगा। हालांकि लिंक टू ज्वाइन प्रोजेक्ट में रेशियो कम अभी यूज होने का है, क्योंकि इस ज्वाइन से ना अगर मेरे पास डाटा, मान लो अभी तो डाटा कुछ है ही नहीं टेबल के अंदर, लेकिन अगर मान लो टेबल मेरे अंदर 25-50 हजार डाटा अगर रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, ये अपने आप स्लो हो जाता है, इस पे परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर डेटा ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, तो लिंक क्यू मत इस्तेमाल करो, फिर स्टोर प्रोसीजर बनाओ और स्टोर प्रोसीजर को यूज करो। ट्रेडिशनल टेक्निक पे आ जाओ ताकि परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है ना। क्योंकि लिंक क्यू आफ्टर ऑल क्या करता है पता है, लिंक क्यू क्या करता है ना, बैकग्राउंड में ये क्वेरी जनरेट करेगा। जब ये चलेगा तो ये बैकग्राउंड में क्वेरी जनरेट करेगा और उस क्वेरी को डेटाबेस सर्वर पे भेजेगा। डेटाबेस सर्वर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा और उस क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वापस दे देगा और लाकर ये अपने पेज पे दिखा देगा। तो ओवरऑल करेगा क्या, क्वेरी क्वेरी ही बनाएगा ना। और जनरली हम लोग अगर प्रोग्रामिंग में या एप्लीकेशन पे डेटाबेस क्वेरी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पेज को स्लो बना देगा, परफॉर्मेंस को स्लो बना देगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी आपकी डेटाबेस सर्वर पे जाएगी, कंपाइल होगी, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट देगा, ये प्रोसेस टाइम टेकन होता है। अब चूंकि प्रोसीजर वगैरह में क्या होता है, प्री कंपाइल्ड क्वेरीज होती हैं, तो उनसे परफॉर्मेंस क्या होती है, क्विक होती है, उसका स्पीड फास्ट होता है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। समझ में आई बात? यस सर। आपका प्रोसीजर वगैरह बेनिफिशियल होता है, तो इसको भी आप सीखो, इसी प्रैक्टिस पे रखो। टेबल का, 2 टेबल का, 3 टेबल का, अभी मैंने 3 टेबल का इसलिए बता दिया क्योंकि 2 टेबल इंटरव्यू में 2 टेबल का ही पूछते हैं, 2 से अधिक टेबल 3 टेबल का ही पूछते हैं। तो सिंपल सिंटेक्स आपको ये भी रखना है। प्लस अगर पूछते भी है लेफ्ट जॉइन राउट, अगर तुम्हें लेफ्ट यूज करना है या राइट यूज करना है तो कैसे यूज करोगे। सिंटेक्स सिंपल इतना ही है कि फ्रॉम एलियास दीजिए इन अपना फर्स्ट टेबल का नाम, ज्वाइन एलियास इन सेकंड टेबल का नाम, अब ऑन लगा दीजिए। ऑन लगाने के बाद क्या होगा, दोनों टेबल का एक रिजल्ट सेट बन गया, अब यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करिए, तीसरी टेबल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन एलियास इन थर्ड टेबल का नाम, फिर उसका कंडीशन लगा दीजिए ऑन। ठीक है, अब इन तीनों टेबल का क्या करिए, सॉरी सेकंड टेबल का एलियास बनाइए, इनटू एलियास बना लीजिए। ठीक है, बी, और उसके बाद जहां पर बी डिफॉल्ट इम्प्टी, मतलब अगर कहीं डिफॉल्ट इम्प्टी इसका रिकॉर्ड आता है तो डिफॉल्ट इम्प्टी भी आएगा और जो मैच करेगा वो भी आएगा। तो कहने का मतलब इसका हो गया कि कह रहा है कि भैया इम्प्लॉई प्रोजेक्ट टेबल में जहां पर इम्प्टी रिकॉर्ड है वो भी आना चाहिए और जो नॉन इम्प्टी है वो भी आना चाहिए, वो दोनों ही देगा रिकॉर्ड। ठीक है, और उस तरह से बाकी जो जो डाटा है आपको क्या करना है, अपने व्यू मॉडल के अंदर सब डाटा को सेट कर लेना है। यानी व्यू मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी बनाइए, सारा डाटा सेट करके ले जाके व्यू पे दिखा दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली ज्वाइन है। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझना है, प्रैक्टिस करना है, कोई कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत होगी तो पूछना है, लेकिन करना इसे प्रॉपर, समझना है प्रॉपर। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज और समझते हैं इसके अंदर हम लोग, और वो क्या समझते हैं इसके अंदर हम। सबसे पहले तो एक तो सीखेंगे इसमें हम वैलिडेशन, नहीं वैलिडेशन वाले टॉपिक को बाद में रखते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर ज्वाइन सीख लिया, ये सीख लिया। हाँ, अभी काम करेंगे इसके अंदर। अभी हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का जो भी यूज किया है, ठीक है,
एंटिटी फ्रेमवर्क में जब हम काम करते हैं तो इसके दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच को बोलते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच और एक अप्रोच को बोलते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? एक को बोलेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच और दूसरे को बोलेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो हम कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं? कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग केवल कोड लिखते हैं C# में और माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस और टेबल्स सारा कुछ जनरेट करते हैं। मतलब आपको कोड फर्स्ट अप्रोच में केवल आपको एप्लीकेशन पे C# का कोड लिखना है और कोड को थ्रू आपको अपना डेटाबेस, अपनी टेबल्स, अपनी वगैरह वगैरह सारी चीजें जनरेट करनी होती है। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच जो होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, उस अप्रोच में क्या होता है कि आप डेटाबेस में, यानी कि उस केस में कहा यह जाता है कि मान लो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, पहले से डेटाबेस आपको बनाया है, रखा गया है आपके पास, और आपको उसी को कनेक्ट करके आगे का कोई काम करना है, उसी को कनेक्ट करके यूज करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास डेटाबेस पहले से बना है, आपके पास चीजें रेडीमेड हैं, सब कुछ बनाया है, तो उसे यूज करके अगर आपको डील करना है तो उस केस में आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास पहले से डेटाबेस बनाया होता है, उसे कनेक्ट करके काम कर लेते हैं। और कोड फर्स्ट अप्रोच तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटाबेस नहीं है, हमें कोड लिखना है और उसी के थ्रू डेटाबेस, टेबल्स वगैरह वगैरह सब कुछ जनरेट करनी है। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें अभी हमने कौन सा अप्रोच यूज किया है? कोड फर्स्ट कोड फर्स्ट किया है, क्योंकि अभी मेरे पास, हाँ बिल्कुल, मेरे पास डेटाबेस नहीं था, टेबल्स नहीं थी, तो हमने क्या किया, सारा कुछ जनरेट किया है माइग्रेशन करके। तो माइग्रेशन में हम लोग क्या होता है, अगर इंटरव्यू में पूछता है भाई माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन में कुछ नहीं होता। माइग्रेशन में आपका जो लिंक्यू है वो कुछ क्वेरी जनरेट करता है, सिस्टम एंटिटी फ्रेमवर्क कुछ क्वेरी जनरेट करता है और उसी क्वेरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराता है, जिससे हमारे टेबल्स, हमारे प्रोसीजर, हमारे फंक्शन, जो भी माइग्रेशन हमने किया है वो सब कुछ क्या होता है, बैकग्राउंड में जनरेट हो जाता है। सब कुछ बैकग्राउंड में जनरेट हो जाता है, यानी डेटाबेस के अंदर सारा कुछ जनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डेटाबेस में कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और वो चीज़ें हमें जनरेट करनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास डेटाबेस में सब कुछ पहले से बनाया है, डेटाबेस है, टेबल है, डेटा है, सब कुछ है, फिर हमें यहाँ पर माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या यूज करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही बात? यस सर, ये क्लियर होना चाहिए। डेटाबेस फर्स्ट क्या है, कोड फर्स्ट क्या है। अभी हमने जो काम किया सब कुछ कोड फर्स्ट पे किया था। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम चीज को बताऊंगा, डेटाबेस फर्स्ट। मतलब उसके अंदर आपको कोड फर्स्ट नहीं यूज करना है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करना है और उसके थ्रू सारा काम करना है। चाहे सिंपल क्वेरी से कर लो, चाहे स्टोर प्रोसीजर से कर लो, आपकी मर्जी कैसे करना है कर लो। सर जो इसका तो डेटाबेस भी होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे मॉडल्स में? नहीं, मॉडल्स नहीं, सब हमें कोड मॉडल बनाने पड़ेंगे। बस इसमें हम केवल एक ही चीज नहीं करेंगे, अभी जितना आप कर रहे हो ना सब कुछ यही करना पड़ेगा, केवल एक चीज नहीं करेंगे आप, वो है माइग्रेशन। जब आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से काम करेंगे तो उसमें केवल और केवल माइग्रेशन आप छोड़ेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है? एंटिटी फ्रेमवर्क के ही दो अप्रोच अलग अलग। वैसे पहले जब हम लोग काम एंटिटी फ्रेमवर्क, देखो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, क्योंकि डॉटनेट कोर में काम कर रहे हो। जब आप डॉटनेट में काम करते थे तो वहां पर आपको मिलता था एंटिटी फ्रेमवर्क केवल। एंटिटी फ्रेमवर्क में 3 अप्रोच थे, कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट। ठीक है, उसमें एक अप्रोच एक्स्ट्रा था, फर्स्ट बोलते थे। उसमें क्या होता था, उसमें हम मॉडल बनाते थे तो, और उसके बाद क्या होता था, ना तो कोड लिखना पड़ता था ना डेटाबेस, सब कुछ अपने आप जनरेट होता था। लेकिन उस अप्रोच को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में हटा दिया गया और केवल 2 अप्रोच रखे गए। एक अप्रोच आपका डेटाबेस फर्स्ट, एक आपका कोड फर्स्ट। अब कोड फर्स्ट तो आपने देख लिया, डेटाबेस फर्स्ट में क्या है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ये है कि अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे तो उसमें आपको डेटाबेस होना चाहिए, सब कुछ रेडी, केवल और केवल आप माइग्रेशन का काम नहीं करेंगे, क्योंकि माइग्रेशन से हम लोग डेटाबेस जनरेट करते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस पहले से है, माइग्रेशन क्यों करेंगे? माइग्रेशन नहीं होगा, आपका सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी
सेम। तो यानी सर हम एंटिटी फ्रेमवर्क का मतलब एंटिटी कोर पढ़ रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पढ़ रहे हैं, राइट सर? कि डॉटनेट कोर पढ़ रहे हो ना, तो डॉटनेट जी। कोर में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही है। एंटिटी ओके फ्रेमवर्क जो डॉटनेट एमवीसी में था, ओके ओके सर। जैसे वर्जन बदले हैं वैसे उसके फ्रेमवर्क के भी वर्जन से बदलेंगे। ओके सर। जब आपको इंस्टॉल करवाया था मैंने, तो उसमें आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मिला था, आपने देखा होगा उसको ध्यान से। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर उसमें। जी सर। तो अब हमें अब एक काम और, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चलना है, तो हमें डेटाबेस की एक टर्मिनोलॉजी पे चलना और है। और हम क्या करने वाले हैं, वहां पर एक डेटाबेस मान लो मेरे पास पहले से बना है, उसी डेटाबेस को कनेक्ट करना है और देखना है कैसे हम लोग डेटा अपना फेच करते हैं, कैसे गेट करते हैं, कैसे काम करते हैं। मतलब कुल मिला के अब हम चाहते हैं कि जो काम हमने अभी कोड फर्स्ट में किया है, वही काम हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच डेटाबेस से भी एक फर्स्ट में बार करें। करके सीखें। तो दो अप्रोच में ये चीजें हो जाएंगी। फिर वही चीज हम लोग एडियो डॉट नेट से भी करेंगे, सेम थिंग को एडियो डॉट नेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीजें हम लोग धीरे धीरे करके मैनेज करना सीखेंगे कि हम लोग अलग अलग अप्रोच में इन सब चीजों को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी अब अपने पास ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया डन। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस हैं, मैं इन चेंजेस को कमिट कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो आप लोग प्रोजेक्ट अपना उठा लेना, प्रोजेक्ट उठा लेना और उस प्रोजेक्ट पे अपना जो भी चेंजेस जो भी करना हो आप लोग कर लेना। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, गिट चेंजेस पे जाकर इसको क्या कर रहा हूँ, पुश कर दे रहा हूँ। तो लेट मी पुश दिस। कुछ तो हो गया, मैं देखता हूँ एक बार ये कोड मेरा वहां पे आया या नहीं आया रिपोजिटरी में। कंट्रोलर एम्प्लॉइज नहीं आया तो नहीं लगता है। देखो अभी जब भी कोई चीज हम लोग यहाँ पे लिस्ट में देखो, अभी केवल वही क्वेरी दिख रही है, पुरानी वाली ही, ज्वाइन का नहीं कोड आया। तो इसका मतलब है कि हमारा कोड पुश नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें चेंजेस को कमिट करनी पड़ेगी। तो हमें छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा, गिट पे जाएंगे और कमिट और स्लैश पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ों में आपने चेंजेस किया है ये दिखा देगा। कहाँ कहाँ चेंजेस किया आपने है, कंट्रोलर में किया है, अपने व्यू मॉडल में किया हुआ है और अपने इंडेक्स में। 3 जगह चेंजेस किया था, तीनों को मैंने सिलेक्ट करके स्टेज कर दिया है। और उसके बाद अपडेट चेंजेस पे आप यहाँ पर कुछ कमेंट टाइप कर देंगे, कमिट स्टेज करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पुश कर देंगे। पुश करते ही फिर आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। सो अगर आप पुश हो गया है, अब मैं वापस चल के यहाँ पे आपको दिखाऊं तो डेटा मेरा अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे देखो आ गया कोड। रिपोजिटरी अपने पास है ही, आप लोग अपना कोड निकाल के यहाँ से हेल्प पे ले सकते हो। आपको डाउट कोई हो, कंफ्यूजन हो कोड करने में, तो आप ये प्रोजेक्ट आपका है। चाहिए तो दूसरा प्रोजेक्ट है, शायद ये किसी और लैंग्वेज का है। आप लोगों का इन्वेंट्री ऐप है, ये प्रोजेक्ट आपका है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आप लोग उठाइए, ये आपका रिपोजिटरी है। आपको जो भी काम करना है, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, अपने हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिस करना इससे आपको है। और उसके बाद इसका प्रैक्टिस कंप्लीट करिए। अगली क्लास में हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, डेटाबेस फर्स्ट के साथ, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का हम लोग डेटा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे और फिर उसको साथ हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। अच्छा, मैं एक काम भी आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या करना है, आप लोग एक बनाना है आप लोगों को डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस बना लेना, मान लो प्रोजेक्ट डीबी नाम से बना लेना। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, कस्टमर और प्रोडक्ट्स और सेल्स, ये 3 टेबल बनाना है। 3 टेबल बनानी है। और कस्टमर का क्रेडिट के लिए, कस्टमर का क्रेडिट का प्रोसीजर बनाना है। कस्टमर के क्रेडिट का प्रोसीजर बनाना है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। 3 टेबल बनाएंगे, कस्टमर का,
सेल्स का और प्रोडक्ट का, ठीक है। टेबल बनाएंगे और इन टेबल को क्या करेंगे, इन टेबल के लिए अपना CRUD का आप प्रोसीजर बनाएंगे और उसका स्क्रिप्ट जो होगा, स्क्रिप्ट मुझे भेज देंगे आप लोग, ठीक है। SQL स्क्रिप्ट जो बनेगी उसकी वो मुझे भेजेंगे। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, इसी का यूज करेंगे हम अगली क्लास में, डेटाबेस का। यही आप लोगों का डेटाबेस यूज करके हम आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से काम करना सिखाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। इससे आपको प्रोसीजर की वापस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, डेटाबेस का प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यही अप्रोच इंप्लीमेंट करने के आ जाएगा। चलिए, एक CRUD ऑपरेशन हमने कर लिया है तरीके से, एक तरीके से, दूसरा तरीका का करना है। अभी हम लोग यही 3-4 चीजें, 3-4 अलग अलग तरीके से सीखेंगे, अभी देखेंगे आगे। और सर स्क्रिप्ट कैसे भेजेंगे आप तक आपको? अरे क्वेरी लिखोगे ना एक फाइल के अंदर, क्वेरी की फाइल आप भेज टेबल देंगे। लिखोगे, पूरा जो क्वेरी लिखनी लिखोगे ना, वो सारी क्वेरी की फाइल मुझे प्यूरिफाई करके भेजनी है आपको। ओके सर। फाइल को एग्जीक्यूट करा लो तो मेरे डेटाबेस में वो सारी चीजें बन जानी चाहिए, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, इसको डन कर लेना इस वीक। ये जो अपना CRUD ऑपरेशन है इस वीक डन कर लेना, ताकि अगले वीक नई चीज सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है सर। ये ना हो कि फिर तो उसी मटके पड़े हो, अभी नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिक्कत हो तो कोड अपना उठा लेना, गिट से भी देख के कर लेना। ठीक है सर। ओके फाइन।